आज हम लोग नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, ऑसिलेशंस एंड वेव। ठीक है, सिलेबस में यही आपके यूनिट का नाम है, ऑसिलेशंस एंड वेव। इसको मैं दो टुकड़ों में पढ़ाऊंगा, पहले एसएचएम पढ़ाऊंगा, फिर वेव पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एसएचएम क्या होगा? कोई भी प्रश्न एक प्रश्न बार थोड़ा और पीछे जाते हैं। एसएचएम से पहले पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ये जो आपने बताया यही है पीरियोडिक मोशन। कुछ इंटरवल के बाद, कुछ टाइम के बाद वो दोबारा वही चीज रिपीट करे। ठीक है, पीरियोडिक बात समझ में आई? पीरियोडिक ना, अगर कोई सपोज कर लो कि पेंडुलम ऐसे गए फिर वापस ऐसे, ठीक है, ये मैं एक ही लाइन को बनाता हूं तो दिखता नहीं, इसलिए मैंने ये नीचे नीचे लाइन कर दिया। नीचे नीचे वो नहीं होता है, वो एक ही लेंथ पे वैसे। अब एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। और एक सेकंड में कितने कंप्लीट वो ऑसिलेशंस कर रहा है, एक सेकंड में वो कितने कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैंने क्या बोला? एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। नॉर्मली टाइम पीरियड को हम लोग टी से लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं, और टाइम ड्यूरेशन को हम लोग, टाइम इंटरवल को हम लोग स्मॉल टी से लिखते हैं। ठीक है, तो टाइम इंटरवल और टाइम पीरियड में डिफरेंस समझ में आता है? किसी भी दो इंस्टेंट के बीच का टाइम जो होगा वो हम लोग टाइम इंटरवल कहेंगे, और एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है, ठीक है, उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। नाउ फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कि उसकी वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब घर पे जो सप्लाई आ रही है ये एसी करंट आ रही, एसी क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप थोड़ा बहुत तो एसी के बारे में जानते ही हो, तो उतने से काम चला लेते हैं, डिटेल में जाके एसी में पढ़ेंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि अगर मैं लिखूं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस को कर रहा है? 50 ऑसिलेशंस। 50 ऑसिलेशंस यानी 50 ऑसिलेशंस के लिए उसे एक सेकंड, एक ऑसिलेशन के लिए 1/2। तो इसी को क्या कहते हैं? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के टाइम इंटरवल को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो इस केस में जो टाइम इंटरवल हुआ वो कितना हुआ? 1/50। तो कुछ नजर आ रहा है? टाइम पीरियड को हम लोग 1/f लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड को हम लोग 1/f लिख सकते हैं। अगली जो चीज आती है वो आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगली जो चीज आती है वो क्या आती है? ओमेगा। ओमेगा बेसिकली होता है 2 पाई इंटू एफ। 2 पाई
इंटू एफ, और एफ को हम लोग 1/t लिख सकते हैं, जो हमारे पास अगेन फॉर्मूला है जिसमें आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, एक एक लाइन इन सबको लिखते चलते हैं फटाफट। देखो हेडिंग डाल लो पीरियोडिक मोशन, हेडिंग डाल लो पीरियोडिक मोशन। Periodic motion. It is a motion. It is a motion in which body repeats. In which body repeats its motion. Its motion after regular intervals of time. After regular intervals of time. ठीक है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन, सिंपल पेंडुलम एक्सेट्रा। ठीक है, टाइम पीरियड के बारे में एक लाइन लिखो। टाइम टेकन बाय बॉडी, time taken, next line, time taken by a body, time taken by a body to complete one oscillation, to complete one oscillation is called time period. Is called time period. Is called time period. अगली लाइन लिखो। Number of oscillations covered in 1 second. Number of oscillations covered in 1 second is called frequency. F is equal to 1/t. F is equal to 1/T. ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिख लो। Angle covered in 1 second. Angle covered in 1 second is known as angular frequency. Omega is equal to 2 pi f. Omega is equal to 2 pi f. Angular frequency. Omega is equal to 2 pi f, or omega is equal to pi upon t. अब लिख लो, हेडिंग डाल लो ऑसिलेटरी मोशन। It is a periodic motion in which body moves to and fro, आगे पीछे, move to and fro, TO2 and fro, to and fro बोले तो आगे पीछे। ठीक है, अब बात समझो।
पीरियोडिक मोशन ऐसे समझ लो कि सपोज कर लो कि मैं यहाँ डेली जो है वो आ डेली संडे को भी आता हूँ, सैटरडे में भी आता हूँ, डेली आता हूँ, तो मैं सेम चीज कितने देर बाद रिपीट करूंगा और तुरंत चला जाता हूँ, आया और फिर तुरंत चला गया। तो मैं जैसे आज मैं यहाँ पे आया तो अगली बार कब आऊँगा, कल, तो मेरा टाइम पीरियड कितना है 24 आवर, ठीक है। लेकिन इसमें मीन पोजीशन के मैं आगे पीछे नहीं मूव कर रहा हूं, ठीक है। पीरियोडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन कुछ ऐसा हो, ये पीरियोडिक मोशन भी है और पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल केस है जिसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। आगे देखो, हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन, अब देखो पीरियोडिक मोशन का स्पेशल केस जो है वो ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो यूं समझ लो कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे ही सबका कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। हार्मोनिक मोशन लिखो, इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन, it is an oscillatory motion in which displacement is a function of sine or cos, trigonometric function sine and cos। तो अभी क्या था कि पीरियोडिक हो जाए, बार बार रिपीट हो, उसके बाद और हम लोग उसको नैरो हमने किया और हमने उसको क्या बनाया, ऑसिलेटरी मोशन, यानी टू एंड फ्रो करें। टू एंड फ्रो मोशन को और ज़्यादा हम लोगों ने नैरो किया और हमने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फंक्शन होगा किसका, साइन और कॉस का। अब इसको और ज़्यादा हम लोग नैरो करेंगे और हमारा क्या बनेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। SHM, तो लिख लो SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज अ हार्मोनिक मोशन, it is a harmonic motion in which force is directly proportional to the displacement from mean position, अब बात सुनो, हमारा पूरा का पूरा होगा SHM करो, ठीक है। तो जैसे मैंने SHM को डिफाइन किया कि F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट, ये तो मैंने बोला SHM में यही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ एक कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, यानी ना ही एक्सट्रीम दूंगा ना ही मीन बदल दूंगा, देखो यहाँ पॉइंट, तो ये इधर क्यों गया, इसको मैंने पुश किया उसको, ठीक है यार, बैटरी वगैरह से या जिस तरह से भी कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है उस फोर्स की वजह से ये इधर जाना चाह रहा है, लेकिन अगर फोर्स नहीं होता तो ये किधर जाता है, स्ट्रिंग से तो अटैच है ना, ये नीचे तो नहीं जा पाता, जाता किधर, मीन की तरफ जाता। तो जो भी फोर्स का डायरेक्शन ये है,
ठीक है। या अगर कह दूं कि डिस्प्लेसमेंट इधर को है तो खुद का फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, वो नहीं जाना चाहता, खुद से वो नहीं जाना चाहता, खुद से वो कह रहा है कि नहीं भैया मैं तो मीन पे रहूंगा, मैं क्यों हिलने जाऊं, ठीक है। तो इसलिए हम तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। कोई कांस्टेंट लिया और माइनस ये, ठीक है। एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, एम ए लिख सकता हूं, और ए को मैं क्या लिख सकता हूं, डी टू एक्स अपॉन dt। तो ये हमारा इक्वेशन है, एम को भी इधर ले जा सकते हो, ये हमारा इक्वेशन है ऐसे, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ द एसेट। और इसको अगर मैं जब सॉल्व करूंगा मैथ्स वाले लोग, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स, इसको सॉल्व किया जा सकता है, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व किया जा सकता है। और इसकी जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद x जो आएगा वो x इज इक्वल टू e, कोई कांस्टेंट है, sin ओमेगा t, ये भी ऐसे चलता है इक्वेशन, इसलिए इसको हमने सॉल्व किया और x की वैल्यू निकाली है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, मीन से मैक्स तक कितना जा रहा है वो डिस्टेंस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ये एंगल है, फेस भी कहते हैं हम लोग, एंगल भी कहते हैं, और फाई इनिशियल फेज, ठीक है, फाई क्या है, इनिशियल। इतनी बात क्लियर है क्या सर? जब आपका मोशन स्टार्ट हुआ था या जब आपने काउंटडाउन स्टार्ट किया था तो उस वक्त उसका एंगल कितना, जरूरी तो नहीं कि मीन पे हो, मीन से तो आगे भी तो हो सकता है, जनरल की बात कर रहे हैं, मीन पे होगा फाई 0 पे। अब एक किसी ने एसएचएन को, ये एसएचएन का इक्वेशन है, तो अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन में लिख दूं तो वो किसको डिस्क्राइब करेगा, एक एसएचएन मोशन को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू a cos ओमेगा। ये बताइए है ये एसएचएम है कि नहीं है, या तो इस फॉर्म में होता है या इस फॉर्म में होता तो हम लोग कह देते हैं एसएचएम है, दोनों में नहीं, ठीक है। क्या इन दोनों किसी फॉर्म में चेंज हो सकता है, हो सकता है, चेंज करते हैं, x इज इक्वल टू a टाइम्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos ओमेगा t है 90 माइनस, हां 90 माइनस ओमेगा t, तो cos sin ऑफ ओमेगा t, ये बेसिकली अगर आप लोग सेकंड रूल्स में ले लें तो पाई बाय ओमेगा t प्लस पाई देख सकते हैं। इस केस में पाई कितना है, ओमेगा बाय 2, पाई बाय 2, ठीक है। अब ये एसएचएन के फॉर्म में, तो एक और बात ध्यान रखना है कि यहां साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखा आपने अभी कॉस दिया हुआ था, मैंने उसे साइन में चेंज कर दिया, तो फेज जो है वो आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले में फेज 0 था, ठीक है, इनिशियल फेज, नीचे वाले में इनिशियल फेज पाई बाय 2 आ गया,
ठीक है। लेकिन अगर साइन है या कॉस है, इसीलिए जब मैंने हार्मोनिक मोशन डिफाइन किया था तो उसमें यही लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो साइन और कॉस का फंक्शन होगा। तो साइन और कॉस दोनों में से कुछ भी हो, अपनी गाड़ी चल जाए, ठीक है। फाइव नेगेटिव, हाँ हाँ हाँ, फाइव की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। ना सपोज कर लो उसने x दे दिया, x इज इक्वल टू 12a साइन ओमेगा टी माइनस 16a साइन क्यू ओमेगा। अब ये बताना है कि ये SHM है क्या। देख के तो नहीं मालूम चल रहा है, प्लस माइनस में दिया हुआ है, ऐसा तो जनरल इक्वेशन में होता है। तो इसको ट्राई करेंगे जनरल इक्वेशन में चेंज करेंगे, इसको ट्राई हम करेंगे क्या, जनरल इक्वेशन में चेंज करेंगे। हो गया तो कह देंगे कि हो SHM का इक्वेशन है, और नहीं हुआ तो कह देंगे कि नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो हो पाएगा। एक चीज लिखो, 3 टाइम्स ऊपर लिखो, ऊपर 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स साइन, सारे लोग ना लिखो, आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब थीटा, साइन क्या लिखा, 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें से क्या करो ना, आप कॉमन ले लो 4a, 4a थ्रू आउट कॉमन ले लो। जब आप 4a कॉमन लोगे ये क्या होगा, 3 टाइम्स साइन माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब ओमेगा, ये ठीक है। ये जो होता है ये साइन 3 ओमेगा टी, 4a टाइम्स साइन 3। अब आया कि नहीं आया उसी फॉर्म में, तो ये भी SHM का इक्वेशन है। 50 जनरल इक्वेशन नहीं कहेंगे, एक सर्टेन SHM को ये डिफाइन कर रहा है, किसी पर्टिकुलर SHM को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है वो पर्टिकुलर SHM, ओके। एक और इक्वेशन लिखिए, x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर ओमेगा टी, x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर। इसको चेक करो, ये अगेन जो है SHM में तो देख के तो नहीं पता चल रहा है कि SHM में, हो सकता है कन्वर्ट हो जाए, ट्राई करो।
कुछ होगा आप मेरी मर्जी। x is equal to 8 times cos square omega t। cos स्क्वायर थीटा, इसको cos थीटा में चेंज करोगे तो कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? होता है या 1 माइनस होता है 1 प्लस ठीक है। अरे cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये जो है इधर जाओ तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये तो याद होगा ना ये वाली चीज, तो बस वहीं से आप तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a टाइम्स 1 प्लस cos थीटा, so it will be a by 2 plus a times cos 2 theta divided by 2। तो इसके साथ है, ठीक है, ये बात ठीक है, छोटा तो नहीं है। हाँ, x minus a by 2 is equal to a by 2 times cos 2। इसको आप x minus a by 2 है, इसे नया वेरिएबल नाम दे दो x डैश। भैया हमारा जो एक्सेस है वो बस शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अभी वो 0 पे 0 दे रहा था, अब वो a by 2 पे 0 देगा। इसकी वैल्यू 0 कब होगी? a by 2 पे शिफ्ट करा दो। 0 उसका ओरिजिन कहां से कहां ले जाओ? 0 से a by 2। ठीक है, ऐसे इसे हम लोग a डैश लिख सकते हैं। भैया इसका काम हो गया। cos 2 थीटा को आप चेंज कर ही सकते हैं साइन। ठीक है, या सिंपल रहने दो, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? sin 2 थीटा बस वही। अरे थीटा में क्यों काम करना है? मेरा ठीक है चल रहा था, बहुत समझते हैं। ठीक है, मैथ्स यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो अगेन ये भी जो है वो किसमें है? एसएचएम में। तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हटा नहीं सकता हूँ, बस मैंने आपको 2 इक्वेशन जो है याद कराया है, इस फॉर्म में हो जाएगा, मोस्टली इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, ऊपर वाले का कोई भी इक्वेशन बना लो ना यार। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? कुछ भी उल्टा सीधा लिख देता हूँ। बाई चांस ये थोड़ा सा एडजस्टेड था, ऑटोमेटिक एसएचएम आ गया, उसमें जो है आप कि एम की कुछ वैल्यू दे दो, यही दोनों वेरिएबल है, बाकी तो कोई वेरिएबल है नहीं, बाकी को तो रहना ही रहना है। इसलिए उसमें एग्जाम्पल कराने का कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसएचएम की बात करेंगे। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये अब एसएचएम है कि नहीं है, हम लोग एसएचएम की ही बात कर रहे हैं, वो पहले से बोले चाहे ना बोले। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल फ्रॉम 0 to a by 2
इन SHM A/2 इन SHM कैसे निकालें? हमें क्या करना है, दो उसने टाइम स्टैम्प दो उसने y की x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एक पे वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और दूसरे पे वैल्यू कितना आ रहा है, A/2 आ रहा है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच कुछ ना कुछ टाइम होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो है कुछ ना कुछ टाइम होगा, टाइम एक्सिस पे कुछ ना कुछ टाइम होगा। उस टाइम को आपको निकालना है। अरे भाई ये साइनसॉइडल है तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन शक्ल इसकी ऐसी होगी, ठीक है। ये शिफ्टेड होगा, अगर ये फाइव की वैल्यू कुछ होगी, ये आगे पीछे पता लगा ओरिजिन यहाँ पे आता, लेकिन शक्ल ऐसी है। तो यहाँ पे उसने यहाँ और नहीं सॉरी यहाँ, ये हमारा A/2 होगा, ये आपको टाइम निकालना, ये आपको टाइम निकालना। कैसे निकालना? सबसे पहले तो आप t = 0, ठीक है। t = 0 उसने कह रखा है 0 पे निकालना है, तो t = 0 पुट कर लो, ठीक है। और वहां से आप फाइव की वैल्यू निकाल लो, t की वैल्यू 0 पुट करो, x और x की वैल्यू 0, ठीक है। 0 तो उसने दे ही रखा है, 0,0। एक और छोटी सी बात, टाइम हम अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसने सपोज करो कि अगले क्वेश्चन में दे दिया होता है A/2, तो मैं यहां टाइम 0 ले लेता, t = 0, और यहां t = 0। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं यही 0 अपना रखूं, टाइम का 0। भैया स्टॉपवॉच जहां आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपका स्टॉपवॉच ऑन है चाहे नहीं है, आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा। जब भी आप जो है अपना स्टॉपवॉच ऑन करोगे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो है जो SHM बॉडी कर रही है उसमें हड़कंप बच जाएगा कि भाई साहब आ गए, अपना स्टॉपवॉच ऑन कर दिए, आप अच्छे से जो है SHM मोशन जो है आप दिखाओ। नहीं, SHM हो रहा है, वो हो रहा है। आप जिस वक्त टाइम स्टार्ट करोगे उस वक्त से आप अपना रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? ये SHM के केस में नहीं है, हर जगह है, ये हर जगह है। अर्थ रोटेट कर रहा है, आपने क्वेश्चन अपना सॉल्व किया, t = 0 कभी भी दे दी, या t = 1 आवर ले लिया, अर्थ तो ना है नहीं कब से रोटेट कर रहा है। तो हम लोग अपना टाइम कभी भी, फिजिक्स में अपना टाइम कभी भी ले सकते हैं। जैसे मैं अपने ओरिजिन को कभी भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो वैसे ही समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे 2 एम्पलीट्यूड दे रखा हो उसने, तो इनिशियल एम्पलीट्यूड के केस में आप टाइम जो है वो 0 लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। उसने क्या दे रखा है, यहाँ से ना 0 to A/2, x की जगह 0 रख दो, a टाइम्स साइन ऑफ 0 + 1। साइन 5 की वैल्यू 0 आ गई, साइन 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इनिशियल केस में, इस केस में 0। हाँ, इसको पकड़ A/2 = a sin of ओमेगा t प्लस 0। 5 की वैल्यू आपने निकाल दी है, ठीक है। सॉल्व करो इसको। ये नीचे a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो sin ओमेगा t = हाफ ओमेगा t = 5/6, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, 2π/2πf या 2π/t।
ये जो है नीचे आ गया, तो टी की स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी अपॉन कितना उसमें टाइम लगेगा, यहां से यहां जाने में टाइम इंटरवल के 1/12 सॉरी टाइम पीरियड के 1/12। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लो। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू ट्रैवल फ्रॉम a by under root 2 to under root 3/2a। ठीक है, तो यहाँ टाइम टेबल निकालेंगे। हो जाएगा, a by √2 से √3/2। तो सबसे पहले ये देखो x is equal to a times sin omega t plus 1। x की जगह पे a by √2 a times sin of 0 plus 5 t की वैल्यू हमने 0 सेट कर दी। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट, टाइम स्टॉपवॉच मैंने यहाँ पे ऑन किया, t is equal to 0 हो गया। हाँ नेक्स्ट नोट कर लो, sin 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/100। 5 will be 5/2। ठीक है, हाँ उसको रखो अंडर 3/2a is equal to a times sin of omega t plus 5/2। ठीक है, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो sin of omega t plus 5/4। sin की वैल्यू अंडर 3/2 कब होती है, 60 यानी 5/3 sin of 5/2, यानी कि ओमेगा t plus 5/4 is equal to 5/3। so omega t is equal to 5/3 minus 5/4, so it will be 12 3 4 minus 3 1/12 5 5/12। ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई अपॉन t। सो 2 पाई अपॉन t इज इक्वल टू 5/12। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4
T is equal to T upon ठीक है। एक क्वेश्चन ना आप करो मुझसे a/2 से a/100 a/100 फटाफट ट्राई करो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व होने वाला। a/2 से a/100 हो गया। फाइव की वैल्यू कितनी है? ठीक, हाँ 5/6 T/8 देखते हैं। देखते हैं कम 5 की वैल्यू तो सही है हैं? मेरा तो कैलकुलेशन का भी गलत हो सकता है, सही तो नहीं है। वो भी कैलकुलेशन करेंगे तो बात चल जाएगा। आज कहाँ ले जाना है? a/2 चलो मतलब ये वाली चीज तो बराबर लिखी है ना आपने, sin ओमेगा t प्लस π/4। हाँ बराबर ये वाली यहाँ से ले आया। तो जब ज़्यादा दिमाग खराब करता है ना तो फिर वो जिधर से जो बेसिकली यहाँ लिखना चाहिए था मुझे इधर, तो ज़्यादा क्लियर होता है। हाँ, so x is equal to a times sin of omega t plus phi. a/2 a sin of 0 plus phi. sin phi की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। तो यहाँ से phi कितनी आ गई? हैं? 5/6। ठीक है। अब तो बात करो। a/100 ही दिया था ना, sin of omega t plus 5/6 ये कैंसिल आउट हो गया।
साइन की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 1/102 आ रही है। तो थीटा कितना होगा हैं 5/4 गलती हो गई नहीं। अब देखो मैंने सही लिख दिया, इसको ये लिख देंगे यानी कि ओमेगा टी प्लस 5/6 इज इक्वल टू 5/4। सो ओमेगा टी कितने आएंगे 5/4 माइनस 5/6। सो इट विल बी 12 6 pi minus 3 minus 2 pi, that is 5/12. So 2 pi t 5/3 is equal to 5/12. So t is equal to pi से pi कट जाएगा t upon 24। t upon ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाता जाऊंगा, आप करते जाओगे, गाड़ी चलती रहेगी। तो बात समझो चल क्या रहा है, वो दो पॉइंट्स आपको दे, x की दो वैल्यूज है, एक इनिशियल होगा एक फाइनल। तो जी जो इनिशियल वाला होगा उस पर टाइम 0 ले लो, ऐसे समझो ना कि हम लोग कई काम कर रहे हैं, 3-4 काम लगातार कंटिन्यूसली कर रहे हैं। या यूँ समझो कि जो है मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, मैं कभी इधर कानपुर साइड गए हो कभी नहीं गए, चलो दिल्ली चलते, दिल्ली भी नहीं गए तो चलो अलीगढ़ में ही चलते ना, वहाँ मैं नहीं गए, ठीक है। हाथरस तो गया हूँ, मथुरा नहीं गया। तो चलो अलीगढ़ में तो मैं घुमाता हूँ, यहाँ से मैं निकला, ठीक है। पड़ाव दुबई वाले रेड लाइट पे पहुँचा, उसको ब्रिज पे चढ़ गया, ब्रिज से मैं फिर नीचे उतर गया, फिर सीधे सीधे चलता चला गया और आई हॉस्पिटल आ गया। आई हॉस्पिटल से और आगे बढ़ गया, जो है किशनपुर तिराहा पहुँच गया। किशनपुर तिराहे से मैंने टर्न ले लिया, मेडसर चौराहे पहुँच गया। इतनी दूर तक मैं ले चलूँ आज ना। तो बात समझो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपने यहाँ पे अपना स्टॉप वॉच ऑन कर लिया, ठीक है। 10 मिनट पता चला कि तुम्हें जो है टोटल पहुँचने में 10 मिनट लगे, मेडसर चौराहे तक पहुँचने में 10 मिनट लगे, ठीक है। तो टाइम जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा था। यहाँ से 2 मिनट दुबई के पड़ाव, 3 मिनट जो है 4 मिनट मान लो कि जो है 3 मिनट मान लो किशनपुर तिराहे, उसके बाद 3 मिनट, ठीक है। तो जब तुम क्या टाइम देख रहे हो, तुम चला नहीं रहे हो, सपोज कर लो बाइक, तुम पीछे बैठ के घड़ी देख रहे हो, ठीक है। तो जब दुबई के पड़ाव पहुंचे तो 2 मिनट हो गया था। जब किशनपुर तिराहे पहुंचे तो तुम्हारी घड़ी में क्या मिनट हो गए थे, 5 मिनट हो गए थे। और जब मेडसर चौराहे पहुंचे तो कितना हो गया था तुम्हारे टाइम में, 2 मिनट और ले लो, 7 मिनट में पहुंच गए हम लोग। आज जल्दी पहुंच गए, जाम नहीं मिला, ठीक है। हाँ, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि दुबई की पड़ाव और किशनपुर तिराहे पहुंचने में कितना टाइम लगा, कैसे मालूम करोगे? आप देख लोगे कि दुबई की पड़ाव पे जब मैं था तो घड़ी में कितना टाइम था, 2 पे था, और जब मैं किशनपुर तिराहे पहुंचा तो कितना टाइम था, 5 पे था। 5 पे था। मेडसर चौराहे पहुंचेंगे तब 7 पे पहुंचेंगे, ठीक है। कंफ्यूज ना हो, नहीं तो तुम्हें लेके चलना पड़ेगा अभी। तो मुझे दुबई के पड़ाव से किशनपुर तिराहे पहुंचने में कितना मिनट लगा, 3 मिनट। कैसे मालूम चला आपको? आपने सब्जेक्ट कर लिया। या एक और तरीका है कि आप टाइम तो कंटिन्यूसली चल रहा है, आपने एक और स्टॉप वॉच जो है दुबई के पड़ाव पे ऑन कर ली। तो जब दुबई के पड़ाव पे आपने दूसरा स्टॉप वॉच ऑन किया तो उसमें 0 था कि नहीं था, वही मैं वहां पे कर रहा हूँ।
तो टी ओमेगा टी को मैंने 0 पुट किया है, वो उसी वजह से है। आपके पास स्टॉप वॉच की कोई कमी नहीं है, आप निकाल हर क्वेश्चन में नया स्टॉप वॉच निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस सर का फोन दे दियो, हैं सर का फोन नहीं चालू करने के लिए स्टॉप वॉच सर के फोन में, हाँ फोन में चलाना है स्टॉप वॉच। अरे तो हम अमीर किस्म के इंसान, हमारे पास स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच तो सब चलते हैं नहीं, एक फोन है मेरे पास, एक आपके पास। इतने भी जो है हाँ। अरे क्वेश्चन को मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो ना, इमेजिनरी स्टॉप वॉच अज्यूम कर, क्लियर है, यही कर रहे हैं हम। तो जरूरी नहीं है कि इस टाइम पे हमारा जो पार्टिकल है वो ओरिजिन पे ही हो, हम मान लेंगे हमारा टाइम जो है अब स्टार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए बस, अदरवाइज हमें वहाँ भी ओमेगा टी की वैल्यू कुछ रखनी पड़ती, जो वेरिएबल हो जाता और क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा, समझ रहे हो। जब मैं अज्यूम कर लूँगा कि वहाँ पे टी की ऑलरेडी कुछ टाइम था तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता हूँ उतनी आसानी से। अब तो दो वेरिएबल्स हो गए ना, दो इक्वेशन तो बन ही रहा है, एक ये वाला इक्वेशन है, ऊपर वाला इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं स्मॉल टी एंड 5, तो इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जितने मज़े में हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये जो है नॉन लीनियर इक्वेशन है, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ें, क्यों भाई साहब, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो, वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम। एक्स क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। अब हम लोग आगे किस पे, वेलोसिटी। तो एक्स को मैंने क्या लिखा था, ये लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम लोग एसएचएम पढ़ रहे हैं, हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। वहाँ पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे दिया गया तो क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। वेलोसिटी जो होता है वो dx बाई dt होता है। एक बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो अपनी अपनी कॉपी में, इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करो, dx बाई dt क्या होता है, v, बस वही निकलवा dx बाई dt निकाल लो, dx by dt ओमेगा ए cos ओमेगा टी प्लस 5, क्या आया, ओमेगा ए cos टी प्लस 5। तो ये आपकी वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया, इसको डिब्बे में बंद कर दो। हाँ फॉर्मूला है आपका, हो जाएगा ना, v इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखो इसके साथ थोड़ा सा इसकी शक्ल खराब है, सॉरी साइन लिख दिया, फिर भी कॉस, साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, कॉस आएगा ना। कॉस थीटा को मैं 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखिए ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 5 कर सकते हैं ना। एक तो फॉर्मूला ये होगा v का फॉर्मूला, थोड़ी
लेकिन काम चल जाएगा। इसकी शक्ल थोड़ी सी अच्छी करते हैं। एक अंदर ले जाओ, एक अंदर ले जाओ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई, ये होगा भैया। देखो ए को मैं अंदर ले गया तो कुछ ये बनेगा। अब इसको मैं ये लिख सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं एक्स का स्क्वायर ये, तो ये आपका एक और फॉर्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें कहीं साइन वाइन नहीं है, एक्स से ही काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसा करो ना, इस वाले को एक और बार डिफरेंशिएट करो, क्या होगा डी बाई डी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, तब भैया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में किसी को दिक्कत होती है, डिफरेंशिएशन में खास तौर पे, क्योंकि ऐसा कुछ ये तो बहुत ही अच्छी शक्ल का है, बहुत ही वाहियात शक्ल की वो वेलोसिटी देगा और डिस्प्लेसमेंट देगा। काइनेमेटिक्स वाले पोर्शन में जहाँ हम लोग वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकाल रहे होते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, निकल जाएगा। कितना निकला? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो डी बाई डी करोगे तो ए ओमेगा तो ऐसे रहेगा, साइन कॉस को जब करोगे तो माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, और ओमेगा टी प्लस 5 को जब करोगे तो इट विल बी ओमेगा प्लस, सो इट विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस, राइट। ये क्या निकल गया? एक्सेलरेशन निकल गया। स्मॉल ए कैपिटल ए समझ में आती है बात। सो ए इज इक्वल टू माइनस ए, सॉरी इसको मैं आगे पीछे कर देता हूँ, कोई दिक्कत? अब ये क्या है? ये x, इसको हम लोग ओमेगा इसमें, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। तो इसकी इस शक्ल का भी अगर कोई आ गया तो हम लोग कह देंगे कि SHM एक्सेलरेशन जो है तो माइनस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट हो। अगर इस शक्ल का आ गया तो क्या हो गया? SHM हो गया। जरूरी नहीं है कि साइन हो, ठीक है, सारी शक्ल एक जैसी हो। तो जो है अभी तक हम लोग जो टाइम इंटरवल जो निकाल लेते वो यूजिंग दिस इक्वेशन निकाल रहे थे। अब इस इक्वेशन के जरिए भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड using force method। फिक्स स्टेप है वो आपको यूज करने हैं, ठीक है। कुछ फिक्स्ड स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होता जाएगा। स्टेप्स लिखो।
नंबर 1, आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम पोजीशन, आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम पोजीशन। नंबर 2, displace the body from equilibrium, displace the body from equilibrium, from equilibrium। Step number 3, calculate F and apply calculate F, capital F force, ठीक है, calculate F and apply Newton's second law to obtain acceleration, ठीक है। लास्ट स्टेप, compare this acceleration with the standard equation of SH, इस वाले इक्वेशन से कंपेयर कर लेना है, ठीक है। तो चलो इस तरीके से भी देख लेते हैं टाइम पीरियड वगैरह कैसे निकालेंगे। मास कनेक्टेड, पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे ये बॉडी, अब जैसे मैंने खींच ली इसे थोड़ा सा खींच लूं इधर और छोड़ दूं, क्या होगा? हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे जो है करेगा, उसको जाके कुछ देर बाद रेस्ट में चला जाएगा। तो वो जब रेस्ट में चला जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो वैसे ही कौन सा उसको कोई टच कर रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाँ, सेकंड स्टेप क्या है? डिस्प्लेसमेंट द बॉडी फ्रॉम इक्विलिब्रियम, बॉडी को डिस्प्लेस करना है। तो माना कि हमने बॉडी को घूमी ना, ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है, आप समझ एक्स डिस्प्लेस करके स्प्रिंग के साथ आए, ठीक है। अगला स्टेप क्या है? कैलकुलेट F एंड अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। कैलकुलेट F, यहाँ पे हमें F फोर्स देखना है, तो हम लोग y में नहीं देखेंगे, सिर्फ x में देखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस केस में सिर्फ और सिर्फ किसमें होने वाला है? x एक्सिस में होने वाला है, तो y को देखने की जरूरत नहीं। तो y में कौन कौन से फोर्सेस होंगे यहाँ पे? अब मेरा स्प्रिंग जो है वो मैं ऐसे रोटेट करके बना देता हूँ, ये इसी पे रहेगा, मैं नीचे करके बना देता हूँ, वैसे बन ऐसे स्प्रिंग है, हो जाएगा ना? समझ रहे हो बात ना? दूसरे फिगर करके बना देना अगर कोई दिक्कत हो कि अब हमने उसका इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम से हमने उसको हटा दिया है, तो उस केस में डायग्राम जो है ये। अब इस केस में फोर्स कौन से लगा? आप मुझे बताओ। y एक्सिस वाले हटा दो, x एक्सिस वाला बता दो, सिर्फ एक फोर्स लगा होगा जो जो वापस रीस्टोरिंग फोर्स करता होगा, ठीक है। हमने x डिस्प्लेसमेंट लगाया और सपोज कर लो कि इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है, सो F इज इक्वल टू -k। क्लियर? उसने क्या कहा था थर्ड स्टेप में? कैलकुलेट फोर्स एंड अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, इसी को m के बराबर करना है, ओके। सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया हमने, अच्छा देखिए के लिए यहाँ देखिए
क्या लिख सकता हूं मुझे अब उस फोर्थ स्टेप क्या है, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एसएचएफ, तो मुझे उस फॉर्म में ले जाना है, ठीक है। यानी सिर्फ इस साइड a रहेगा, ये कोई कांस्टेंट होगी यहाँ पे वैल्यू, और देन x होगा माइनस a अपॉन m इनटू x, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है बाय कंपेयरिंग के बाई एम आ गया ना, तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट m बाय वो k बाई ओमेगा कितना होता है 2 पाई अपॉन t, तो t इज इक्वल टू, ठीक है। तो ऐसे हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं यूजिंग फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। फटाफट नोट करो। अब इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इन द केस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम time period is this thing. अरे वो मैंने वहाँ कैपिटल एम लिया है तो सब कैपिटल एम देना नीचे, वो समझ रहे हो ना वो बात, तो अगर स्मॉल एम आप ऊपर ले रहे हो तो सारा स्मॉल एम है। क्लियर है? अब जरा वाई में भी एक बार इसको देख लेते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम को हम लोग एक बार वाई में देख लेते हैं, हो सकता है जो इसमें इसमें टाइम पीरियड कुछ लगा रहा है। पहला स्टेप क्या है, देख लिया ना, वो नोट कर लिया। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब आप सपोज कर लो कि मास नहीं है रखा हुआ इसके साथ, तो स्प्रिंग किसी सर्टेन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रहे, ठीक है। और जब मास उसके साथ लटकाऊंगा तो क्या होगा, नीचे थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। तो अभी समझ लो कि हमने मास लटका रखा है, तो इसके पास कुछ न कुछ इसके पास डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी आ चुका है। इस स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में mg इज इक्वल टू माइनस kx होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के केस में mg नीचे लग रहा होगा और kx ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया बस समझ में, भाई जब स्प्रिंग नहीं होगा तो इसकी पोजीशन कुछ और होगी, सॉरी जब मास नहीं होगा तो स्प्रिंग की पोजीशन कुछ और होगी, और जैसे ही मास लगेगा तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, वेट आएगा तो स्प्रिंग को नीचे ले जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पहला स्टेप ये था कि आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसके लिए हमने एक इक्वेशन। सेकंड स्टेप क्या है, अरे भैया देख लो एग्जाम में नहीं बैठे हो, डिस्प्लेसमेंट द बॉडी फ्रॉम डिस्प्लेस बॉडी, कुछ डिस्प्लेस से करा, कुछ डिस्प्लेस ना। इस केस में
और ऊपर क्या लग रहा होगा, माइनस के एक्स ऑलरेडी उसके पास डिफॉर्मेशन था, वाई आपने और उसको दे दिया, तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना हो गया, ठीक है, एक्स ऑलरेडी था उसके पास। ओके ना, अब अगेन वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, या एक्सीलरेट अगर कर रहा होगा तो एक्सीलरेशन होगा, जो भी होगा वो इस इक्वेशन से मालूम चल जाएगा, समेशन ऑफ और फोर्सेस इज इक्वल टू m, ठीक है। और फोर्सेस देख लेते हैं, तो बॉडी मोस्ट प्रोबेबली नीचे जा रही होगी, तो ये लिख सकते हैं, वही फोर्सेस। नाउ mg की जगह पे माइनस kx लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ये माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस, डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस kx प्लस kx प्लस ky इज इक्वल टू kx से kx कैंसिल, ky इज इक्वल टू m, ky इज इक्वल टू m। इसको अगर कंपेयर हम लोग करें, y इज a इज इक्वल टू k अपॉन m टाइम्स y, इसको मैं अगर कंपेयर करूं ओमेगा स्क्वायर x से, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k अपॉन, यानी ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन e इज इक्वल टू a बाई m का अंडर रूट, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन a। दोनों सेम है कि नहीं? तो यहां से एक और चीज हमें मालूम चला कि अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, यहां फोर्स कौन सा एक्स्ट्रा हुआ, mg एक्स्ट्रा हुआ, तो उसमें mg नहीं था, उसमें सिर्फ kx था, यहां पे mg एक्स्ट्रा था। तो अगर कोई कांस्टेंट फोर्स मास स्प्रिंग सिस्टम में आ गया है, तो उससे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो फटाफट। वाटर का लेवल मेरे को कुछ लगा हुआ है ज़्यादा।
constant force cannot change time period of the constant force cannot change time period of the spring mass system, but it can change the equilibrium position, of the system. ठीक है, जब भी कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा तो उस केस में आपको दोबारा ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू ये रख देना। ठीक है, हाँ, जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो, टाइम वेरिंग या कुछ ऐसा फोर्स नहीं, कांस्टेंट फोर्स। अब सपोज कर लो कि एक कोई लिफ्ट है और उसमें मैंने मास स्प्रिंग सिस्टम मैंने रख दिया। ठीक है, एक कोई लिफ्ट है और इसमें मैंने मास स्प्रिंग सिस्टम रख दिया। ठीक है, और इसको मैंने ए वाई एक्सप्लेनेशन दे। तो इस केस में टाइम पीरियड कितना होगा भैया? अभी का 5.5 मिनट है। बताओ इस केस में टाइम पीरियड कितना होगा? बॉडी का एक्सप्रेशन ये मैंने दिखा दिया था। क्या मैं कह रहा हूं कि मैंने जो है आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम kept in a lift having an acceleration ay in the upward direction। कोई बॉडी है जो कि लिफ्ट में रखी हुई है और उसकी इसका एक्सेलरेशन जो है ay है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। उस केस में आपको बॉडी की जो है इस स्प्रिंग मास सिस्टम की आपको टाइम पीरियड फटाफट निकाल दो। भाई आपको 4 स्टेप आप लगाने हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको 4 स्टेप बताया वही लगाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। ठीक है, डायग्राम बन गया सबका। अब मुझे ये बताओ, अभी मैंने आपको एक लाइन लिखवाई, वो पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा था कि अगर कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो, अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। तो अगर मास से मल्टीप्लाई करोगे, सिस्टम का मास चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो दो चीजें हैं, दोनों फिक्स्ड हैं, मास और एक्सेलरेशन दोनों कांस्टेंट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट आएगा। यानी फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। अभी मैंने लाइन लिखवाया कि अगर कोई भी कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वो आपके टाइम पीरियड चेंज नहीं कर सकता है। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। अब इसके साथ मैं ax भी दे दूं, a बाय एक्सेलरेशन के बाद दोनों कंपोनेंट है ax और a बाय। अब बताओ इस केस में टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो? क्यों सोच, अरे भैया अगेन एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ, ये मैंने ax लिख दिया, वेरिएबल तो है नहीं, कुछ वैल्यू होगी। फंक्शन तो मैं लिख नहीं रहा हूं, 10 20 50 पॉइंट में समथिंग कुछ भी हो, फिक्स्ड वैल्यू है, अगेन कांस्टेंट है, फोर्स अगेन कांस्टेंट होगा, अगेन टाइम पीरियड सेम होगा। आखिरी जो है ऐसे जा रहे हो,
एक्स में भी उसका एक्सेलरेशन होगा, वाई में भी एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, वाई में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। ऊपर भी उसे जाना है और यहां से आगे भी मूव करना है, तो ऐसे ही जाना है डिपेंडिंग ऑन द एंगल। किसमें किस कौन ज्यादा ताकतवर है, एक ज्यादा ताकतवर है तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, वाई में डिस्प्लेसमेंट कम होगा। वाई ज्यादा ताकतवर होगा, ए वाई की वैल्यू ज्यादा ताकतवर होगी, तो वो ऊपर ज्यादा तेजी से मूव करेगा देन की डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, ये सारी बातें काइनेटिक्स में है और इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने आराम से टाइम भी दिया था आपको थे उसको मिले। चलो एक कोई सिस्टम है, अगेन स्प्रिंग मास सिस्टम है और इस केस में हमारे पास दोनों चीजें मास और चार्ज। मैंने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ाया, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आप जानते हो तो तरह से काम चलता है। और यहाँ पे Ex और Ey दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। जब भी कोई चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर एक कोई फोर्स लग रहा होगा, डायरेक्शन क्या होगा हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फोर्स लग रहा होगा। इतनी बात तो सबको मालूम है, आपने 12th सबने पास आउट हुआ। तो अब मुझे बताओ इस केस में ये जो बॉडी है, हर बॉडी के पास चार्ज होता है, हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग अलग अलग चीज़ें देखते हैं। एक बार मास की चीज़ें देख लेते हैं ग्रेविटेशन में, एक बार जब चार्ज देख रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, अलग अलग पढ़ लेते हैं। यहाँ उसमें दोनों मिक्स कर रहा है। अब इस केस में टाइम पीरियड कितना होगा, अगेन फिक्स भाई मास की वजह से जो है ग्रेविटेशन फोर्स वगैरह आ रहा है जो हम लोग ने देख लिया, ठीक है। तो इसकी वजह से फोर्स जो भी फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा। इस Q की वजह से कूलम्ब्स लॉ की वजह से हमारा फोर्स आ रहा होगा, कूलम्ब्स फोर्स, ठीक है। तो अगेन ये कांस्टेंट होगा, दोनों फोर्सेस कांस्टेंट है, टाइम पीरियड अगेन वैरी नहीं है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, कोई रैंप है और उस पे बॉडी रखी हुई है ऐसे, ये मास, ठीक है। इस केस में टाइम पीरियड कितना होगा, यहाँ कौन से फोर्सेस लग रही हैं? देखो सबसे पहले फ्रिक्शन की उसने कुछ बात नहीं कर रखी है, अगर आप सरफेस से क्या करें तो जो है एक तो mg लग रहा होगा, दूसरा नॉर्मल लग रहा होगा, तीसरा स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। तो स्प्रिंग फोर्स तो हर जगह हम लोग देख ही लेते हैं, तो स्प्रिंग फोर्स का कोई हेडेक ही नहीं। mg यहाँ हमने देख ही लिया था, तो mg में भी कोई समस्या की बात नहीं। तीसरा एक नॉर्मल लगा, तो नॉर्मल जो है वो वेरिंग फोर्स होता है या कांस्टेंट फोर्स होता है? वेरिंग फोर्स होता है, गुड, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। लेकिन अगर मैं इस थीटा को फिक्स कर दूं तो वो कांस्टेंट होगा, इसका कंपोनेंट लेंगे हम लोग, और वो नॉर्मल जो भी mg का दो कंपोनेंट होगा, एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा, तो इस वाले कंपोनेंट के बराबर होगा m। तो अगेन नॉर्मल हमारा कांस्टेंट हो गया। तो किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम, अरे भाई कोई भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, जब भी काइनेमेटिक्स वगैरह, लॉज ऑफ मोशन वगैरह, जहाँ भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ नॉर्मल की वैल्यू फिक्स्ड होती है कि नहीं होती है? हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नॉर्मल की वैल्यू फिक्स्ड होती थी कि नहीं होती थी? बस ये है। अगेन इस केस में जो है टाइम पीरियड सेम है, ठीक है। इधर डायग्राम वगैरह बता देना, कितने लिखे हो तो तुम लोग वैसे भी नहीं, मैं भी नहीं लिख पाऊंगा। इसको बंद करता हूँ, क्लास आज की खत्म।